So, hello everyone, my name is Ankit Kushwaha and I am currently pursuing my BTech from Triple IT CCT. मेरा ब्रांच ECE है. आज हम लोग एक नया चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स. हम लोग इस चैप्टर को मेटलर्जी के नाम से भी जानते हैं. बेसिकली आज के सेशन में हम लोग एग्जाम्पलर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होंगे. ठीक है. आई होप कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे. अपन चलते हैं पहले प्रॉब्लम पे. ठीक है. अपना क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 है. इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ क्लोरीन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन. हमें ब्राइन प्रोसेस दिया है. ब्राइन प्रोसेस आई होप कि आप सबको पता होगा. NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं ना, इसको ही बोलते हैं ब्राइन प्रोसेस. तो क्या क्या मिलता है? NaOH मिलता है, प्लस Cl2 मिलता है, प्लस H2O मिलता है. ठीक है. Cl2 अपना कहाँ मिलता है? Cl2 मिलता है एनोड पे. और H2O कहाँ मिलता है? H2O मिलता है अपना कैथोड पे. और इस ओवरऑल प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ब्राइन प्रोसेस. ये अपना ब्राइन प्रोसेस. अब हमें ऑप्शंस में क्या दिया है? ऑक्सीडेशन ऑफ Cl माइनस आयन टू क्लोरीन गैस अकर्स. सही है. ठीक है. Cl माइनस का ऑक्सीडेशन होता है, क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाता है वो. ठीक है. और कहाँ पे होता है? एनोड पे होता है. रिडक्शन ऑफ Cl माइनस आयन टू क्लोरीन गैस अकर्स. गलत, ऑक्सीडेशन होता है. ठीक है. Cl माइनस अपना किस में कन्वर्ट हो रहा है? Cl2 में. तो ये है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट और ये है 0. तो क्या है ये? इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन. ऑप्शन 1 सही है. ठीक है. फॉर ओवरऑल रिएक्शन डेल्टा जी हैज नेगेटिव वैल्यू. ये भी गलत है. ओवरऑल रिएक्शन के लिए डेल्टा जी क्या होता है? पॉजिटिव होता है. ठीक है. मैं आपको डेल्टा जी की वैल्यू भी बता देता. कुछ 480 के अराउंड होती है. ठीक है. और उसके बाद है अपने पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस. नहीं, ये बेसिकली एक तरह का रिडॉक्स रिएक्शन है. ठीक है. आई होप कि आप सबको क्लियर होगा. मैं डेल्टा जी की वैल्यू लिख देता हूँ एक बार. द डेल्टा जी फॉर दिस रिएक्शन इज प्लस 422 किलो जूल. ठीक है. और अगर अपने को डेल्टा ई की वैल्यू पूछा है तो डेल्टा ई क्या होता है? डेल्टा ई नॉट होता है माइनस ऑफ डेल्टा जी नॉट बाय NF. इसकी वैल्यू कितनी आएगी? -2.2 वोल्ट्स. ये था अपना क्वेश्चन नंबर 1. आई होप कि क्लियर होगा आप सबको. अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? व्हेन कॉपर ओर इज मिक्स विद सिलिका इन अ रेवर्बरेटरी फर्नेस, कॉपर मैटे इज प्रोड्यूस. द कॉपर मैटे कंटेन्स. ये तो बहुत ही आसान है. हम सबको पता है कॉपर मैटे क्या होता है. कॉपर मैटे में जो अपना कॉपर होता है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है और अपना आयरन जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है. ठीक है. तो कॉपर है +1, आयरन है +2. सी होता है अपना +1 में और आयरन होता है +2 में. एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा हुआ है. ठीक है. तो ये अपना ऑप्शन नंबर 3 है. क्वेश्चन 2 आई होप क्लियर होगा. चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे. विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑटो रिडक्शन. बेसिकली ऑटो रिडक्शन क्या होता है? ऑटो रिडक्शन या फिर सेल्फ रिडक्शन. ठीक है. दोनों एक ही चीज है. इनमें से हमें पूछ रहा है कौन सा जो है अपना सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस है. Fe3O4 plus 4CO gives 3Fe plus 4CO2, या फिर Cu2O plus C gives 2Cu plus CO, या फिर Cu2 पॉजिटिव प्लस Fe सॉलिड gives Cu सॉलिड प्लस Fe2 प्लस, या फिर Cu2O plus 1/2 Cu2S gives 3Cu plus 1/2 SO2. तो ये होता है अपना आंसर. ठीक है. ये है सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस. और इसमें अपने को क्या मिलता है? इसमें अपने को ब्लिस्टर कॉपर मिलता है. ठीक है. अपना ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 है. इसमें अपन नोट कर सकते हैं. ठीक है. अपना रिएक्शन क्या है? Cu2O प्लस 1/2 Cu2S और ये अपने को देता है 3 कॉपर प्लस 1/2 सल्फर डाइऑक्साइड. बेसिकली क्या होता है यहाँ पे? दिस रिएक्शन इंक्लूड्स रिडक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड बाय कॉपर सल्फाइड. ठीक है. ये जो अपना कॉपर ऑक्साइड है ना, इसका रिडक्शन होता है कॉपर सल्फाइड ही करता है. ये इसका क्या करता है? रिडक्शन करता है. ठीक है. और यहाँ पे अपना कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पे +0 में हो जाता है. तो ठीक है. ये क्या है? रिडक्शन है. और ये रिडक्शन किसकी वजह से हो रहा है? कॉपर सल्फाइड की वजह से हो रहा है. ठीक है. इसको नोट कर लेते हैं अपन. द रिएक्शन इंक्लूड्स रिडक्शन ऑफ कॉपर oxide by copper sulfide. In this process,
कॉपर इज रिड्यूस बाय इटसेल्फ, हेंस दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑटो रिडक्शन। ठीक है, कॉपर का जो कंपाउंड, उसको कॉपर का ही कंपाउंड रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, इन दिस प्रोसेस कॉपर इज reduced by itself and hence this process is known as and hence this process is known as auto reduction। और एक एडिशनल पॉइंट अपन नोट कर सकते हैं, द सॉलिडिफाइड कॉपर सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड ब्लिस्टर कॉपर। द सॉलिडिफाइड कॉपर सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड ब्लिस्टर कॉपर। सो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 3 आप सबको क्लियर होगा। सो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर अवेलेबल इन अर्थ क्रस्ट बट मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स आर। सो हमें बोला अर्थ अर्थ का जो क्रस्ट होता है ना, उसमें बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, पर सबसे ज्यादा अबंडेंट कौन है, मतलब जो सबसे ज्यादा पाया जाता है, सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? तो उसका आंसर है एल्यूमिनियम और आयरन। ठीक है, एल्यूमिनियम एंड आयरन आर द मोस्ट अवेलेबल एलिमेंट्स अवेलेबल इन द अर्थ क्रस्ट। सबसे ज्यादा अबंडेंट क्या है? एल्यूमिनियम एंड आयरन, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। सो आई होप क्वेश्चन नंबर 4 आप सबको क्लियर होगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। जोन रिफाइनिंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट। जोन रिफाइनिंग क्या होता है अपना? तो जोन रिफाइनिंग में अपने पास क्या क्या ऑप्शन है? ऑप्शन 1 है इम्प्योरिटीज ऑफ लो बॉइलिंग मेटल्स कैन बी सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन। नहीं, इम्प्योरिटीज आर मोर सॉल्युबल इन मॉल्टन मेटल देन इन सॉलिड मेटल। ठीक है, ये होता है अपना। क्या होता है, जो इम्प्योरिटी होता है ना, उसको मॉल्टन मेटल में सेंड करते हैं। इम्प्योरिटी जो है अपना, वो मॉल्टन मेटल जो है ना, उसमें क्या होता है, सॉल्युबल होता है। ठीक है, और अपना जो सॉलिड मेटल है उसमें नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे सॉल्युबल होता है, यहाँ पे नहीं होता है, इस वजह से अपन इसको इजीली सेपरेट कर पाते हैं। ठीक है, सो मैं ये जोन रिफाइनिंग का क्या हो जाएगा? इम्प्योरिटीज आर मोर सॉल्युबल इन मॉल्टन मेटल देन इन सॉलिड मेटल, तो ऑप्शन नंबर 2। सो क्वेश्चन 5 का क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। In the extraction of copper from its sulfide ore, the metal is formed by the reduction of CO2O with। So अभी हमने देखा ना, ये क्वेश्चन नंबर 3 में वही सेम क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, हमें बोल रहा है कॉपर का एक्सट्रैक्शन करना है सल्फाइड ओर से। द मेटल इज फॉर्म बाय द रिडक्शन ऑफ CO2O विथ। अपन क्या करते हैं, उस पूरे रिएक्शन को एक बार लिख लेते हैं। हमने रिएक्शन किया था, कॉपर ऑक्साइड प्लस कॉपर सल्फाइड गिव्स कॉपर प्लस हाफ SO2। ठीक है, वही है अपना, कॉपर खुद से रिड्यूस हो जाता है, सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस होता है, और हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर है CO2S, कॉपर सल्फाइड। ठीक है, मैं पूछा है ना कौन सा मेटल है, द मेटल इज फॉर्म बाय द रिडक्शन ऑफ CO2O। CO2O का रिडक्शन किसकी वजह से होता है? CO2S की वजह से होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? 3rd। 6 का क्या होगा? 3। सो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 6 तक आप सबको क्लियर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? ब्राइन इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बाय यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, द रिएक्शन एट एनोड इज। फिर से हमें वो ब्राइन वाला रिएक्शन पूछ दिया जो अभी हमने देखा था कुछ देर पहले। ठीक है, इसमें क्या था, एक बार मैं पूरा रिएक्शन लिख देता हूँ वापस से। ठीक है, ये अपना रिएक्शन था, डेल्टा जी अपना क्या था? पॉजिटिव था, और डेल्टा ई नॉट की वैल्यू क्या थी? निगेटिव की। ठीक है, हमें पूछा था एनोड पे क्या होता है। एनोड पे क्या होता है? एनोड पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, ये हो गया अपना एनोड पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन। ई नॉट की वैल्यू इसके लिए क्या होती है? पॉजिटिव होती है। ठीक है, ओवरऑल निगेटिव होता है, पर एनोड वाले के लिए क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इसमें थोड़ा नोट कर लेते हैं अपन। एनोड पे अपना ऑक्सीडेशन होता है, ये तो आई होप कि क्लियर होगा आप सबको।
फॉर ऑक्सीडेशन एट एनोड टू पॉसिबल रिएक्शंस आर ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरीन एंड ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, टू पॉसिबल रिएक्शंस आर ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरीन एंड ऑफ ऑक्सीजन। हमारे पास दो पॉसिबल रिएक्शन, या तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन होगा या तो ऑक्सीजन का। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरीन और ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सीजन और ऑफ ऑक्सीजन। अब देखते हैं क्लोरीन को क्यों प्रेफर करते हैं ओवर ऑक्सीजन। ठीक है, सो बेसिकली ऑक्सीजन का जो होता है ना ऑक्सीडेशन, उसके लिए अपने को चाहिए ओवर वोल्टेज। ठीक है, और ओवर वोल्टेज पॉसिबल होता नहीं है इतने आसानी से, इसलिए अपन क्लोरीन के ऑक्सीडेशन को प्रेफर करते हैं। ठीक है, सो आउट ऑफ दीज टू, ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरीन आयन, ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरीन आयन is preferred because oxidation of oxygen requires over voltage, right? Because oxidation of oxygen requires over voltage. सो आई होप क्वेश्चन नंबर 7 आप सबको क्लियर होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? इन द मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम। सो एल्यूमिनियम के मेटलर्जी में क्या होता है? हम सबको पता है ग्रेफाइट एनोड जो है ना उसको ऑक्सीडाइज करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 8 जो है अपना, इन मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम ग्रेफाइट एनोड इज ऑक्सीडाइज टू कार्बन मोनोऑक्साइड, इज ऑक्सीडाइज टू कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और इसका रिएक्शन क्या होता है? इसका रिएक्शन भी अपन लिख लेते हैं। सो ये होता है इसका रिएक्शन। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 8 का क्या है? ऑप्शन नंबर 2, ग्रेफाइट एनोड इज ऑक्सीडाइज टू कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड में ग्रेफाइट को ऑक्सीडाइज किया जा रहा है। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन मोनोऑक्साइड, और यहाँ पे जो है कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज किया जा रहा है। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड। सो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 2। सो आई होप ये क्लियर होगा आप सबको। नंबर 9 पे, सो अपने पास है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इज यूज्ड टू प्यूरिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स। सो कॉपर एंड जिंक। कॉपर एंड जिंक को कैसे प्यूरिफाई करते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग को कैसे करते हैं वो देखते हैं अपन। सो ये अपना क्वेश्चन नंबर 9। सो अपना क्या होता है? कॉपर एंड जिंक are the two metals which are generally purified using electrolytic refining। ठीक है, अब इस प्रोसेस में होता क्या है? इस प्रोसेस में बेसिकली क्या होता है? जो अपना इम्प्योर मेटल होता है ना उसको अपन एनोड की तरह यूज करते हैं और प्योर मेटल को कैथोड की तरह यूज करते हैं। ठीक है, और दोनों में रिएक्शन होता है, और अपना जो इम्प्योरिटीज है ना वो एनोड मड के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाती है। ठीक है, सो अपन इसको नोट कर लेते हैं। इन दिस प्रोसेस impure metal is used as anode, impure metal is used as anode and pure metal is used as cathode। उसके बाद क्या होता है? अपना impurities from the blister copper or impure zinc are deposited in the form of anode mud। ठीक है, are deposited in the form of anode mud। सो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 9। और इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कैसे होता है हमने उसका एक देख आइडिया भी ले लिया। सो आई होप ये क्लियर होगा आप सबको। अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इन्वॉल्व्स लीचिंग द मेटल विद साइनाइड आयन, द मेटल इज रिकवर्ड बाय। तो हमें बोल रहा है गोल्ड और सिल्वर का जो एक्सट्रैक्शन होता है ना उसमें अपन लीचिंग करते हैं विद साइनाइड आयन, और इस मेटल में, इस प्रोसेस में मेटल को कैसे रिकवर करते हैं? सो मेटल को अपन रोस्टिंग नहीं, कैल्सिनेशन नहीं, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स नहीं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल बाय सम अदर मेटल फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट से बेसिकली अपन रिकवर करते हैं अपने मेटल को। तो इसका अपन वो रिएक्शन लिख लेते हैं एक बार ताकि और क्लियर हो अपने को क्वेश्चन नंबर 10।
सो द मेटल इन साइनाइड प्रोसेस, गोल्ड और सिल्वर का जो एक्सट्रैक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं ब्लीचिंग में, साइनाइड प्रोसेस। ठीक है, द मेटल इन साइनाइड प्रोसेस इज रिकवर्ड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ metal by some more reactive metal. Hands up. Yes. That's it. But my said no. Some more reactive metal from the complex. सो ठीक है, बेसिकली अपन कैसे रिकवर करते हैं डिस्प्लेसमेंट की वजह से। ठीक है, अपन इसका रिएक्शन लिख लेते हैं ताकि और क्लियर हो। 4m प्लस 8Cn माइनस प्लस 2H2O प्लस O2, ये अपने को क्या देता है 4MCN2 माइनस प्लस 4OH माइनस MCN2, और एक और अपने पास होता है, ये अपने को देता है जिंक्स CN4 2 माइनस प्लस 2M। सो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 10 आप सबको क्लियर होगा। सो ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब अपने पास है क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 13 बेस्ड ऑन एलिंगम डायग्राम। एलिंगम डायग्राम पे बेस्ड है अपना क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 13। सो हमें पूछा है कि एक अपने को एलिंगम डायग्राम दे दिया और उसके बाद अपने को 3 क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, 11, 12 और 13। सो ठीक है, आई होप कि एलिंगम डायग्राम का एक बेसिक आइडिया होगा आप सबको। कोई भी जो अपना होता है ना, जैसे अपने पास 3 रिएक्शन दिए यहाँ पे, कौन कौन से, 2Fe प्लस O2 गिव्स 2FeO, उसके बाद दिया 2CO प्लस O2 गिव्स 2CO2 प्लस, उसके बाद दिया है 2C प्लस O2 गिव्स 2CO। ठीक है, तो जो नीचे वाला रिएक्शन होता है ना वो ऊपर वाले को रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, सो ये याद रखिएगा, नीचे वाला जो है ऊपर वाले को रिड्यूस करता है बेसिकली। सो एक एक करके देखते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन क्या अपने पास, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ टेम्परेचर एट विच कार्बन reduces आयरन FeO टू आयरन एंड प्रोड्यूसेस CO। तो मैं पूछ रहा है कौन से टेम्परेचर पे जो अपना कार्बन है वो FeO को आयरन में रिड्यूस करेगा और खुद जो है CO में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अपना रिएक्शन कैसा दिखेगा, अपना रिएक्शन कुछ ऐसा दिखेगा, FeO कन्वर्ट हो रहा है आयरन में और कार्बन कन्वर्ट हो रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड में। तो ये बेसिकली दो सिंपल रिएक्शन है, उनका कपलिंग कर दिया गया है। ठीक है, तो अपन सिंपल रिएक्शन जो उनको भी अलग से लिख लेते हैं। FeO इन Fe प्लस हाफ O2 और कार्बन प्लस हाफ O2 गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड। तो गिव्स एनर्जी कितना हो जाएगा अपने पास, गिव्स एनर्जी, टोटल गिव्स एनर्जी अपने पास कितना हो जाएगा, डेल्टा G नॉट CCO का प्लस डेल्टा G नॉट FeO Fe का। ठीक है, सो अपने पास जो डेल्टा G और टेम्परेचर का प्लॉट है, ये है ना अपने पास डेल्टा जी और टेम्परेचर का प्लॉट। इसमें क्या हो रहा है, इसमें Fe FeO जो है ऊपर जा रहा है। ठीक है, अपना स्ट्रेट लाइन, और C2CO जो है अपना स्ट्रेट लाइन नीचे जा रहा है। ठीक है, तो अपना जो ए पॉइंट है यहाँ पे मीट कर रहा है, इसके एवब जो है एवब टेम्परेचर है, एवब पॉइंट ए है, दस क्या होगा, सी जो है वो Fe को रिड्यूस कर देगा FeO में। ठीक है, FeO में कन्वर्ट कर देगा और खुद जो है CO में कन्वर्ट हो जाएगा। कब, एवब ए। ठीक है, सो इसको लिख लेते हैं अपन। अपना कंक्लूजन क्या होगा, कंक्लूजन होगा above A the C2CO line comes below Fe2FeO line। ठीक है, this implies C will reduce
FeO to Fe and itself be oxidized to CO। ठीक है, सो आई होप कि आप सबको क्लियर होगा। बेसिकली अपने को क्या बता रहा है, एबव ए के आगे क्या होता है ना, ये जो अपना सी टू सीओ वाला लाइन है वो Fe टू FeO वाले लाइन के नीचे आता है, तो ये सी क्या करेगा, Fe को रिड्यूस कर देगा इन FeO, क्योंकि वो उसके नीचे आ रहा है, और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा इन CO। ठीक है, तो एट एबव ए अपना आंसर क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा बिलो टेम्परेचर एट पॉइंट ए, नहीं। अप्रोक्सीमेटली एट द टेम्परेचर कॉरस्पॉन्डिंग टू पॉइंट ए, नहीं। अबव टेम्परेचर एट पॉइंट ए बट बिलो टेम्परेचर एट पॉइंट डी, नहीं। अबव टेम्परेचर एट पॉइंट ए। सो अपना कौन सा हो गया, अपना ऑप्शन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, बिलो पॉइंट ए FeO कैन। सो अपने को पॉइंट ए के नीचे पूछ रहा है, ठीक है। सो पॉइंट ए के नीचे जो है ना अपना Fe, पॉइंट ए, ये अपना पॉइंट ए, इसके नीचे क्या है, इसके नीचे ये वाली लाइन है अपनी, ठीक है। तो केवल CO जो है ना वो रिड्यूस कर पाएगा FeO को, ठीक है। फॉर द रिडक्शन ऑफ FeO एट द टेम्परेचर, सॉरी, बिलो पॉइंट ए FeO कैन बी रिड्यूस बाय कार्बन मोनोऑक्साइड ओनली, ठीक है। हमने ग्राफ में देखा ना, बिलो पॉइंट ए जो अपना कार्बन मोनोऑक्साइड वाला लाइन है, केवल वही आ रहा है FeO के नीचे, ठीक है, तो वही रिड्यूस कर पाएगा, ठीक है। सो अपन क्वेश्चन 12 पे थोड़ा नोट कर लेते हैं। बिलो पॉइंट ए गिव्स फ्री एनर्जी चेंज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ CO2, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, डेल्टा जी बोल रहा है, डेल्टा जी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, डेल्टा जी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ CO2 from CO has lower G naught value than G naught value for the formation of FeO, ठीक है। From C naught has lower value then gives energy, then gives free energy change for the formation of FeO, ठीक है। तो अपना कंक्लूजन क्या हो जाएगा, hence FeO will be reduced by CO only below point A। सो FeO को केवल CO रिड्यूस कर पाएगा बिलो पॉइंट ए, तो अपना ऑप्शन 1 सही हो गया, ठीक है। अब 13 क्या है, फॉर द रिडक्शन ऑफ FeO एट द टेम्परेचर कॉरस्पॉन्डिंग टू पॉइंट डी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। डेल्टा जी वैल्यू फॉर द ओवरऑल रिडक्शन विद कार्बन मोनोऑक्साइड इज 0। सो हमें पूछा है रिडक्शन ऑफ FeO एट टेम्परेचर कॉरस्पॉन्डिंग टू पॉइंट डी। सो पॉइंट डी कहाँ पे, अपना पॉइंट डी है, ठीक है। सो अपने पास पॉइंट डी पे क्या हो रहा है, दो कर्व्स मीट हो रहे हैं, Fe वाला और ये CO वाला कर्व मीट हो रहा है, ठीक है। तो एट पॉइंट डी both the curves of oxidation of iron and oxidation of CO, oxidation of iron and oxidation of CO meet each other, ठीक है। सो अपना दोनों रिएक्शन क्या हो जाएगा, ओवरऑल रिएक्शन क्या हो गया, ओवरऑल रिएक्शन है 2FeO plus 2CO gives 2Fe plus 2CO2। यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू है -280, ठीक है, और यहाँ पे भी है -280। सो इन दोनों का जो न्यूट्रल रिएक्शन होगा ना, उसमें डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी नॉट की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा जी नॉट -280 प्लस 280, और ये कितना होता है, ये होता है 0। सो आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा कैसे इसका वैल्यू 0 आ रहा है। So delta G value for the overall reduction reaction with carbon monoxide is 0। तो यही सही है अपना क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट 1 सही है, ऑप्शन 1। सो अब अपने पास है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस।
तो चलते क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन 14 के एट द टेम्परेचर कॉरस्पॉन्डिंग टू विच ऑफ द पॉइंट्स इन फिगर 6.1, सेम फिगर में पूछ रहा है, FeO विल बी रिड्यूस टू Fe बाय कपलिंग द रिएक्शन टू FeO gives 2Fe plus O2 with all of the following reactions। सो मैं पूछ रहा है कौन से टेम्परेचर पे जो है ये वाला रिएक्शन फिजिबल होगा, ठीक है। FeO रिड्यूस होगा Fe में रिडक्शन। सो एक तो अपना पॉइंट बी हो गया और एक हो जाएगा अपना पॉइंट ई, ठीक है। सो FeO जो है वो अपना कौन से पॉइंट्स पे रिड्यूस होगा Fe में, तो अपना पॉइंट बी और पॉइंट ई, ठीक है। इसका अपन रीजन देख लेते हैं क्या होता है। द रिडक्शन रेंजेस the reaction ranges depend upon the point of corresponding interaction, depends upon the point of corresponding interactions इन डेल्टा जी वर्सेस टी प्लॉट्स, ठीक है। और पॉइंट बी और ई पे क्या हो रहा है उसको अपन नोट कर लेते हैं। पॉइंट बी एंड पॉइंट ई FeO अपना रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। FeO विल बी reduced to Fe because at this point delta G value of all three oxidation reaction is lesser than that of reduction reaction, ठीक है। because at these points delta G naught value of all the three oxidation reactions is lesser than that of reduction reaction। so ये था अपना क्वेश्चन नंबर 14। आई होप कि आप सबको कुछ समझ में आया होगा। सो अपना क्या होगा एट पॉइंट बी एंड पॉइंट ई। सो अब चलते क्वेश्चन नंबर 15 पे। सो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट। कास्ट आयरन इज ऑब्टेन्ड बाय रिमेल्टिंग पिग आयरन विद स्क्रैप आयरन एंड कोक यूजिंग हॉट एयर ब्लास्ट, सही है। इन एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर इज एक्सट्रैक्टेड एज कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, गलत है। निकल इज प्यूरिफाइड बाय जोन रिफाइनिंग, ये भी गलत है। ZR एंड TI आर प्यूरिफाइड बाय वैन एर्कल मेथड, ये भी सही है, ठीक है। तो 1 और 4 अपना सही है। रीजन क्या है अपना, सो कास्ट आयरन अपना पिग इज ऑब्टेन बाय रिमेल्टिंग पिग आयरन से ऑब्टेन होता है कास्ट आयरन, ठीक है, हम सबको पता है। और इसका 4% कार्बन होता है इसके अंदर, ठीक है। और इसमें इम्प्योरिटीज होती है जैसे मैग्नीज, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, ठीक है। और पिग आयरन को रिमेल्ट करके क्या बनता है, रिमेल्टेड विद द हेल्प ऑफ स्क्रैप आयरन, ठीक है। पिग आयरन को किसकी हेल्प से रिमेल्ट करते हैं, स्क्रैप आयरन से। और हमें क्या मिलता है उससे, कास्ट आयरन। सो अपन थोड़ा नोट कर लेते हैं इसको। आयरन ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्लास्ट इज कॉल्ड पिग आयरन, ठीक है। अपन जो ब्लास्ट से आयरन ऑब्टेन करते हैं ना उसको पिग आयरन बोलते हैं। और इसमें कितने परसेंट कार्बन होते हैं, इट कंटेन्स अबाउट 4% कार्बन, ठीक है। और बहुत सारी इसमें इम्प्योरिटीज होती है एंड मैनी इम्प्योरिटीज सच एज मैंगनीज, फॉस्फोरस, सिलिकॉन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। और पिग आयरन को अपन ऑब्टेन करने के बाद क्या करते हैं, पिग आयरन को अपन रिमेल्ट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ स्क्रैप आयरन, ठीक है। द पिग आयरन इज रिमेल्टेड विद स्क्रैप आयरन। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कास्ट आयरन। दिस इज नोन एज कास्ट आयरन। और इसमें से कार्बन परसेंटेज कितना होता है, इसमें 3% कार्बन होता है, ठीक है। इट इज स्लाइटली लेस कार्बन कंटेंट 3%। और इसका और क्या फीचर्स होता है, ये जो इसके फीचर्स देख लेते हैं। कार्बन कंपोनेंट कितना होता है, 3%। उसके अलावा क्या होता है, बहुत हार्ड होता है, एक्सट्रीमली हार्ड। और क्या होता है, ब्रिटल होता है, ठीक है।
सो बस इतना ही था। और जेड और टीआई को अपन वैन एरकल मेथड से प्यूरिफाई करते हैं। सो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 15। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 पे। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम बाय हाल हेरोल्ड प्रोसेस प्यूरिफाइड Al2O3 इज मिक्स विद CaF2 सो बेसिकली अपना जो हेल हेरोल्ड प्रोसेस होता है ना, उसमें प्यूरिफाइड Al2O3 को CaF2 से मिक्स करते हैं ताकि अपन Al2O3 का मेल्टिंग पॉइंट कम कर सके, सही है, और मॉल्टेन मिक्सचर की कंडक्टिविटी को बढ़ा सके। ठीक है, तो दोनों अपना सही है। टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ Al2O3 एंड टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ मॉल्टेन मिक्सचर। सो बस इतना ही था अपना क्वेश्चन नंबर 16। Purified Al2O3 is mixed with CaF2 is mixed with CaF2 to lower the melting point of Al2O3, lower the melting point of Al2O3 and increase the conductivity of molten mixture and increase the conductivity of molten mixture। सो ये था क्वेश्चन नंबर 16। आई होप कि क्लियर होगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 17 पे। सो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट द रोल ऑफ सब्सटेंसेस एडेड इन द फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस? सो फोर्थ फ्लोटेशन में प्रोसेस में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ठीक है, तो पहला क्या है? कलेक्टर इनहेंसेस द नॉन वेटेबिलिटी ऑफ द मिनरल पार्टिकल्स। सही है। कलेक्टर्स की वजह से क्या होता है? जो मिनरल पार्टिकल्स होते हैं उनकी नॉन वेटेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। कलेक्टर्स इनहेंस द वेटेबिलिटी ऑफ गैंग पार्टिकल्स नहीं, गलत है। मिनरल पार्टिकल्स का इनहेंस करता है। बाय यूजिंग डिप्रेसेंट्स इन द प्रोसेस टू सल्फाइड्स ओर्स कैन बी सेपरेटेड। सही है। डिप्रेसेंट्स का यूज क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं ताकि अपन दो सल्फाइड ओर्स है ना, दोनों को सेपरेट कर सके। फ्रोथ स्टेबलाइजर्स डिक्रीज वेटेबिलिटी ऑफ गैंग, ये गलत है। सो अपना क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एंड सी। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको नोट कर लेते हैं। सो कलेक्टर्स लाइक सोडियम इथाइल जेंटेट are added to enhance the wettability of sulfide ore particles, are added to enhance the wettability of sulfide ore particles। सो हमने कलेक्टर का नाम भी नोट कर लिया, सोडियम इथाइल जेंटेट सल्फाइड ओर पार्टिकल्स। और गलेना ओर का जो अपना कॉन्सेंट्रेशन होता है उसमें अपन सोडियम साइनाइड को यूज करते हैं एज अ डिप्रेजेंट। ठीक है, सो ये अपन याद रख सकते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी नोट कर लेते हैं। इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गलीना ओर सोडियम साइनाइड इज यूज्ड एज अ डिप्रेसेंट फॉर जिंक सल्फाइड। ठीक है, और अपने पास एक और पॉइंट है, NaCN फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स विथ NaCN and deposits on the surface of ZnS and deposits on the surface of ZnS which prevents it for the formation of froth while PBS forms a froth। ठीक है, ये बेसिकली हमें बता रहा है कि डिप्रेसेंट्स कैसे एक्ट करते हैं। ठीक है, विच प्रिवेंट्स इट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट while PBS forms a fruit। Thus, by using depressant, two sulfides ore can be easily separated। Two sulfides ore can be separated। सो ये था क्वेश्चन नंबर 17। आई होप कि आप सबको क्लियर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। सो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? इन द फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस जिंक सल्फाइड एंड लीड सल्फाइड कैन बी सेपरेटेड बाय।
सो फ्लोटेशन अपना क्या होता है, सल्फाइड ओर्स के लिए होता है, ठीक है, ये तो आई होप आप सबको पता है। फ्लोटेशन जो है मेनली किसके लिए होता है, मेनली होता है सल्फाइड ओर्स के लिए। सो हमें पूछा जिंक सल्फाइड एंड लीड सल्फाइड कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग कलेक्टर्स। गलत है। कलेक्टर से क्या होता है, कलेक्टर से नॉन वेटिबिलिटी जो है वो इनहेंस हो जाती है, ठीक है, सेपरेट नहीं होता है। एडजस्टिंग द प्रोपोर्शन ऑफ ऑयल टू वाटर, ये सही है। यूजिंग डिप्रेसेंट्स, ये सही है। यूजिंग फोर्थ स्टेबलाइजर्स, ये गलत है। सो अपने पास एग्जांपल जिंक सल्फाइड और लेड सल्फाइड, ठीक है, इन दोनों को अपन कैसे यूज सेपरेट कर सकते हैं, डिप्रेसेंट से, और ऑयल टू वाटर का जो प्रोपोर्शन है ना उसको एडजस्ट करके, ठीक है। कौन सा डिप्रेसेंट यूज करते हैं इस प्रोसेस के लिए, NaCN। ये क्या करता है, इट सेलेक्टिवली प्रिवेंट्स ZnS फ्रॉम कमिंग टू द फ्लोर। ओके, सो अपना क्वेश्चन नंबर 18 का कौन कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी। सो आई होप क्वेश्चन नंबर 18 भी क्लियर होगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 19 पे। सो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है अपने पास, कॉमन इम्प्योरिटी इज प्रेजेंट इन बॉक्साइट आर। सो बॉक्साइट में कौन कौन से इम्प्योरिटीज होते हैं, एक होता है अपना Fe2O3 और एक होता है अपना SiO2। आयरन ऑक्साइड और सिलिकॉन ऑक्साइड, कॉमन इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन बॉक्साइट ओर। सो क्वेश्चन नंबर 19 भी आई होप क्लियर होगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 20 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ओर्स आर कंसंट्रेटेड बाय फ्रोथ फ्लोटेशन। सो फ्लोथ फ्लोटेशन से बेसिकली अपना सल्फाइड ओर कॉन्सेंट्रेट होता है, तो इनमें से कौन सा सल्फाइड ओर है, कॉपर पाइराइड्स अपना सल्फाइड है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CuFeS2। और अपना गलीना भी क्या है, सल्फाइड ओर है, PbS, ठीक है। बाकी हेमाटाइट अपना आयरन का है और मैग्नेटाइट भी आयरन का है। सो उस समय 20th में एक पॉइंट नोट कर लेते हैं सिंपल सा, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस is mainly used for concentration of sulfide ores, concentration of sulfide ores like galena and copper pyrites, CuFeS2। सो ये था क्वेश्चन नंबर 20th। आई होप कि आप सबको क्लियर होगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 21 पे। सो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस अकर्स ड्यूरिंग कैल्सिनेशन। सो बेसिकली कैल्सिनेशन में क्या होता है, एब्सेंस ऑफ एयर होता है। तो 1 तो सही लग रहा है, 2 में एयर है तो ये नहीं होगा, 3 भी सही लग रहा है, और 4 में एयर नहीं है, 4 में एयर है तो 4th भी नहीं होगा, ठीक है। सो अपन थोड़ा सा कैल्सिनेशन प्रोसेस को देख लेते हैं, उसको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लेते हैं। So basically, calcination involves heating of the ore below its melting point in the absence of air or in limited supply of oxygen। ठीक है, तो सिंपल सा अपना कैल्सिनेशन प्रोसेस होता है। कैल्सिनेशन इन्वॉल्व्स हीटिंग ऑफ द ore below its melting point in the absence of air or in limited supply of air। या तो एकदम ही एयर नहीं होगा या तो बहुत ही लिमिटेड सप्लाई होगा, ठीक है, और इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। और बेसिकली किसका किसका कैल्सिनेशन होता है, ऑक्सीजन कंटेनिंग ओर्स लाइक ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड्स आर कैल्सिएंट, ठीक है। सो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑक्सीजन कंटेनिंग ओर्स लाइक ऑक्साइड्स, oxygen containing ores like oxides, hydroxides and carbonates are calcined। और रिएक्शन क्या होता है, CaCO3 को हीट करते हैं अपन तो अपने को मिलता है COO प्लस CO2। Al2O3 को हीट करते हैं तो अपने को क्या मिलता है, Al2O3
प्लस XH2O। सो क्वेश्चन नंबर 21 का पार्ट 1 और 3 सही है। तो अब चलते क्वेश्चन नंबर 22 पे। फॉर द मेटलर्जिकल प्रोसेस ऑफ विच ऑफ द ओर्स कैल्सीन्ड ओर कैन बी रिड्यूस बाय कार्बन। सो हमें पूछ रहा है इनमें से कौन से प्रोसेसेस में कैल्सीन्ड ओर जो है अपना कार्बन में रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। सो ऑक्साइड्स को अपन कैसे रिड्यूस करते हैं? बाय कार्बन से। तो अपना हेमाटाइट में होता है और कैलामाइन में होता है। कैलामाइन का कैसा होता है? ZnCO3 होता है, उसको अपन ZnO प्लस CO2 में कन्वर्ट करते हैं। और हेमाटाइट अपना क्या होता है? Fe2O3 होता है। सो इन दोनों को अपन कार्बन में रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कार्बन की वजह से रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। सो ये था क्वेश्चन नंबर 22। आई होप क्लियर होगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? द मेन रिएक्शंस occurring in blast furnace during extraction of iron from hematite are। सो मैं पूछा है कि मेन रिएक्शंस क्या होते हैं ब्लास्ट फर्नेस में, कब? हेमाटाइट से आयरन के एक्सट्रैक्शन में। सो एक तो अपना रिडक्शन होता है Fe2O3 का, ये वाला इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और एक अपना होता है स्लैग फॉर्मेशन। स्लैग फॉर्मेशन कौन सा है? ये वाला है, COO प्लस SiO2 गिव CaSiO3। सो ये दोनों अपने रिएक्शन होते हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इन दोनों को लिख लेते हैं अपन। रिडक्शन ऑफ Fe2O3 विद CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। FeO मिलता है और क्या मिलता है? CO2 मिलता है, ठीक है। और FeO फर्दर रिड्यूस होता है, क्या मिलता है? Fe प्लस CO2। सो ये होता है Fe2O3 प्लस 3CO। ये अपने को क्या देता है? 2Fe प्लस 3CO2। सो ये तो है पहला वाला रिएक्शन, ठीक है। और एक अपना होता है स्लैग फॉर्मेशन। सो स्लैग फॉर्मेशन क्या होता है? स्लैग फॉर्मेशन कुछ नहीं होता है, CaO प्लस SiO2 ये अपना एक स्लैग बना लेता है, ठीक है। ये क्या? CaSiO3। इसको अपन बोलते हैं फ्यूजिबल स्लैग। सो ये था क्वेश्चन नंबर 23। और कौन कौन सा ऑप्शन अपना मैच हुआ? ऑप्शन 1 रिडक्शन ऑफ आयरन और ऑप्शन नंबर 3 स्लैग फॉर्मेशन। सो हमने क्वेश्चन नंबर 23 तक सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 24 से नेक्स्ट सेशन में सॉल्व करेंगे। सो आज के सेशन को यहीं पे रैप अप करते हैं। थैंक यू।